नमस्कार दोस्तों। टारगेट विद मृत्युंजय के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के बहुत इम्पोर्टेंट सेगमेंट पे चर्चा करेंगे। दोस्तों हम लोग मध्य पाषाण काल, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों आप लोगों ने अक्सर मैंने देखा है कि जिन लोगों को पे इतिहास की बहुत कमांड होती है तो वो लोग लेकिन पाषाण काल और राजपूत काल में बहुत कंफ्यूज होते हैं कि कब पाषाण मतलब कब चालुक्य आ गए, कब पल्लव आ गए, कब चोल आ गए। तो वो इसमें बहुत कंफ्यूज आते हैं। लेकिन दोस्तों हम लोगों ने पाषाण काल का एक वीडियो किया था। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि पाषाण काल को तीन भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो ये मीजोलिथिक जो एज है, मिसोलिथिक एज जो है, इसकी दोस्तों हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, मध्य पाषाण काल। तो दोस्तों मध्य पाषाण काल से रिलेटेड जितने भी अभी तक प्रश्न आए हैं, खलासी चपरासी से लेके असिस्टेंट प्रोफेसर टीजीटी पीजीटी, उन सभी प्रश्नों का आज करेंगे पोस्टमार्टम। आपका कोई भी मध्य पाषाण काल से कोई प्रश्न नहीं गलत होगा। और जितनी भी आपकी कन्फ्यूजन है कि ये कैसे कॉन्सेप्चुअल चीज़ है, वो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल तरीके से हम लोग मध्य पाषाण काल को आज पढ़ेंगे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। तो जो लोग टेलीग्राम से जुड़ना चाहें वो जुड़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट क्विज वगैरह चलती रहती हैं और कोई भी लेटेस्ट न्यूज आती है वो भी वहाँ पहले पता चलती है। तो दोस्तों अब चलते हैं सीधे सीधे नव पाषाण काल। दोस्तों जो मैंने पढ़ाई स्टार्ट की थी हम लोगों ने पाषाण काल की, तो मैंने बताया था आपको पाषाण काल को तीन भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। तो ये वाली वीडियो हम लोगों की हो चुकी है। जिन लोगों ने नहीं देखी है उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वो लोग देख लें कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न निकले हैं। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग करेंगे मध्य पाषाण काल पे चर्चा, और अगली वीडियो में चर्चा करेंगे नव पाषाण काल पे। तो दोस्तों ये मिजोलिथिक एज जो है, मिसोलिथिक एज जो है, मध्य पाषाण युग, तो इसका बेसिक टाइम पीरियड क्या है, कहीं कहीं 9000 ईसा पूर्व लिखा होता है, कहीं 10,000 ईसा पूर्व लिखा होता है। तो आप लोग इस पर ज़्यादा रॉकेट साइंस अपना मन लगाइएगा। टाइम पीरियड आप एक बेसिक याद रखिएगा, 10,000 या 9,000 से 4,000 ईसा पूर्व। दोस्तों इसके जनक कौन थे, के सी काल लाइन क्यों थे, इन्होंने इस मध्य पाषाणकालीन उपकरणों की सबसे पहले खोज की। तो दोस्तों किस उपकरण की खोज की, माइक्रोलिथ। माइक्रोलिथ का दोस्तों आकार क्या था, ज्यामिति। और ये माइक्रोलिथ जो उपकरण थे ये किस टेक्नोलॉजी से बनाए गए थे, तो दोस्तों ये बनाए गए थे प्रेशर टेक्नोलॉजी या दाब टेक्नोलॉजी। कैसे, ये दोस्तों कोई पत्थर है तो इस तरीके से कोई दाब दाब के नहीं निकाला जाता है। तो इस तरीके से ये दोस्तों आपको इस स्लाइड में क्या याद रखना, कि इनके जनक याद रखने से काल लाइन, और इन्होंने सबसे पहले माइक्रोलिथ उपकरणों की खोज की। इन उपकरणों का आकार था ज्यामिति, और ये किस टेक्नोलॉजी पे आधारित थे, प्रेशर टेक्नोलॉजी या दाब टेक्नोलॉजी। ये दोस्तों इसमें जो चार पॉइंट मैंने बताए चारों पूछे जा सकते हैं आपको। एक तो ये जनक पूछा जाएगा, माइक्रोलिथ उपकरण पूछे जाएंगे, आकार पूछा जाएगा, और ये टेक्नोलॉजी पूछे। तो सीधे सीधे आपको चार प्रश्न यहाँ से निकलने हैं, चारों रखना है आपको याद। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं अगली स्लाइड पे। तो दोस्तों जब हम लोग क्या कर पहले चर्चा किए थे कि ये क्या था, पूरा पाषाण काल, फिर उसके बाद आया मध्य पाषाण काल, फिर आया नव पाषाण काल। तो दोस्तों पूरा पाषाण काल में क्या था, इसे आइज एज भी कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी के अधिकांश भाग पे क्या था, बर्फ जमी हुई थी। उस समय इतना प्रदूषण वगैरह नहीं था। तो लेकिन मध्य पाषाण काल में दोस्तों क्या चेंजमेंट आया कि इसमें ना तो हिमयुग है ना ही टेम्परेचर ज़्यादा। तो दोस्तों इसे संक्रमण काल कहते हैं। और उसके बाद ये टेम्परेचर, ये नव पाषाण काल में क्या है, नव पाषाण काल जब से हुआ तब से आज तक टेम्परेचर बढ़ ही रहा है, लगभग टेम्परेचर कम नहीं हो रहा है। और आज भी जलवायु संकट है, काफ़ी इस पर कॉप वगैरह मीटिंग हो रही हैं। तो दोस्तों ये मध्य पाषाण काल में सबसे चेंजमेंट आया, ना तो हिम युग है और ना ही टेम्परेचर ज़्यादा है। तो दोस्तों ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि किस काल को संक्रमण काल कहते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर क्या लगाना है, मध्य पाषाण काल। अब दोस्तों जब ये इस काल में बर्फ पिघली, तो बर्फ पिघली क्या हुआ, तो काला सागर बने, भूमध्य सागर बने, जल संधियां बनी, जलडमरू मध्य बने, अर्थात समुद्र बने। किस काल में, मध्य पाषाण काल में। इसी समय यूरोप अफ्रीका से अलग हुआ, ब्रिटेन यूरोप से अलग हुआ। इस तरीके से बहुत सी घटनाएं घटित हुई और विश्व का भौगोलिक मानचित्र पूरा बदल गया। किस काल में, मध्य पाषाण काल में। क्यों, क्योंकि मध्य पाषाण काल में अधिकांश बर्फ पिघली। तो आप लोग ये मध्य पाषाण काल में संक्रमण युग याद रखिए। इस स्लाइड में आपको क्या याद रखना है कि संक्रमण युग किसको कहते हैं, मध्य पाषाण काल को। अब दोस्तों आपको चलते हैं, इसी में अरब खाड़ी, बंगाल खाड़ी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार का निर्माण हुआ। जलवायु में दोस्तों व्यापक परिवर्तन हुआ। जलवायु में जब दोस्तों परिवर्तन हुआ तो जीवों में भी परिवर्तन हुआ। जीवों में दोस्तों, जानवरों में क्या परिवर्तन हुआ,
पहले ठंडे प्रदेशों में रहने वाले बड़े जीव जो थे वो विलुप्त हो गए। जैसे डायनासोर विलुप्त हो गया, मेमथ विलुप्त हो गया। और उसकी ये मेमथ दोस्तों क्या था, ये हाथी से 4 गुना एक बड़ा जानवर था। तो देखिए दोस्तों, जब मध्य पाषाण काल में जब जलवायु परिवर्तन हुआ तो जितने भी बड़े बड़े जानवर थे, डायनासोर, मेमथ, सब विलुप्त हो गए। फिर उसके बाद दोस्तों जब बड़ा जानवर थे तो लोग बड़े बड़े समुदाय में रहते थे। फिर जब जानवर दोस्तों जब जानवर जलवायु के कारण सब बड़े जानवर मरने लगे, छोटे जानवर आ गए। तो जब छोटे जानवर आ गए, जैसे छोटे जानवर गाय आ गई, भैंस आ गई, बकरी आ गई, मुर्गा आ गया, कुत्ता आ गया। कुत्ते को दोस्तों आपको यहाँ पे याद रखना है। तो जब छोटे छोटे जानवर आ गए तो व्यक्ति भी छोटे छोटे समुदाय में रहने लगा। लेकिन सबसे पहले प्रश्न यही बनता है कि पहला पशु जिसे इस इंसानों ने दोस्त बनाया तो कुत्ता। कुत्ता को सबसे पहले इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको ये याद रखना है। तो इसी दौर में परिवार जैसी रिश्ते नातों की उत्पत्ति हुई। कैसे आप कहेंगे कि यहाँ पे परिवार जैसी संस्था की उत्पत्ति हुई? जैसे मध्य पाषाण काल युग की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की एक जगह है प्रतापगढ़। इसका क्या है, सराय नाहर रहे है और महदहा है। तो यहाँ पे दोस्तों युग्म समाधि प्राप्त हुई। तो युग्म समाधि से दोस्तों क्या तात्पर्य निकाला गया कि रिश्ते नातों की उत्पत्ति हो चुकी है। तो दोस्तों आपको इस स्लाइड में क्या याद रखना है कि कुत्ता एक पहले पशु बना मनुष्य का, दोस्तों का, और इसमें रिश्ते नातों की उत्पत्ति हो गई। और ये युग्म समाधि कहाँ से पाई गई? सराय नहर और महदा से। तो आपको ये इस स्लाइड में याद रखना है। अभी दोस्तों हम लोग एक सुपरफास्ट रिवीजन भी करेंगे। फिर दोस्तों मदाह से और क्या प्राप्त हुआ है? एक स्त्री कंकाल प्राप्त हुआ है। और इसके गले में दोस्तों क्या है? हिरन की सींग से बनी हुई मालाएं पड़ी हैं। एक कैसे स्त्री का कंकाल मिला, उसके गले में हिरन की बहुत सी मालाएं पड़ी हुई हैं। तो दोस्तों अर्थात ये हिरन की मालाएं पड़ी हैं। तो इसका निष्कर्ष क्या निकाला है इतिहासकारों ने? इसमें आभूषणों का प्रयोग शुरू हुआ। यानी अगर प्रश्न पूछा जाए कि आभूषणों का प्रयोग कब शुरू हुआ, तो आंसर लगेगा कि मध्य पाषाण काल। तो जब आभूषणों का प्रयोग हुआ तो आप लगा सकते हैं कि सामाजिकता और संस्कृति से भी ये लोग परिचित हो चुके थे। ये भी आपको याद रखना। अब दोस्तों दमदमा से एक प्रश्न आपको याद रखना है कि दमदमा कहाँ है? प्रतापगढ़ में। इससे सिलबट्टा और लोढ़ा के साथ मिले। सिलबट्टा अगर लोढ़ा आपको मिल रहा है तो आपको इससे क्या इतिहासकारों ने तात्पर्य लगाया कि इससे अनाजों का संग्रह करने लगा था। मनुष्य यहाँ का जो मध्य पाषाण काल का जो व्यक्ति था वो अनाजों का संग्रह करने लगा था। और अनाज के यहाँ से साक्ष्य भी मिले हैं। दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि हम लोग जब उच्च पूरा पाषाण काल पढ़े थे तो हमने आपको क्या बताया था कि आदमी टेंट वगैरह में रहना लगा था। और ये टेंट में लिए सुई और धागे का इसने आविष्कार कर लिया था। सुई के लिए इसने हड्डियों का प्रयोग किया था, धागे के लिए चमड़े का प्रयोग किया था। लेकिन दोस्तों मध्य पाषाण युग में क्या हुआ? लोग झोपड़ी बना के रहने लगे। तो इसे क्या कहा जाता है? झोपड़ी युग या हट युग भी कहता है। तो आप इसे झोपड़ी युग भी याद रखिए। अब दोस्तों आपको महदहा इस स्लाइड में क्या याद रखना है? ये स्त्री कंकाल कहाँ प्राप्त हुआ जिसमें हिरन के सिंह की मालाएं? महदहा। सिलबट्टा और लोढ़े के साथ दमदमा। अनाजों के संग्रह के साथ दमदमा। और ये झोपड़ी युग किसे कहते हैं? मध्य पाषाण काल। और मध्य पाषाण काल के दोस्तों जनक कौन है? सी कार्लाइन। क्यों जनक है? क्योंकि उन्होंने माइक्रोलिथ उपकरणों की खोज की। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं कि झोपड़ी के साक्ष्य कहाँ से मिले। तो बागोर से रिलेटेड हम लोग अभी अगली स्लाइड में डिटेल से चर्चा करेंगे, किसने खोजा, कहाँ है, सब कुछ। और दोस्तों अन्नागार के साक्ष्य कहाँ मिले? चौपानी मांडो कहाँ है? मिर्जापुर में। लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पे याद रखना, अन्न का उत्पादन का साक्ष्य नहीं मिले हैं, संग्रह के साक्ष्य मिले हैं। अब दोस्तों मध्य पाषाण काल से एक ये क्लीन बोल्ड होने वाला निकलेगा प्रश्न कि मध्य पाषाण युग में ही दोस्तों लिपि का प्रयोग हुआ, अच्छे अच्छे हो जाते हैं बोल्ड। अगला प्रश्न दोस्तों आपको मध्य पाषाण काल से ये भी याद रखना है कि लहुरा देव से क्या प्राप्त हुआ? प्राचीनतम कृषि के साथ 800 से 900 हजार बीसी तक। मेहरगढ़ से क्या है? 7000 बीसी से चावल प्राप्त हुए हैं। जोरवे संस्कृत किससे रिलेटेड है? इनाम गांव से। अब दोस्तों हम लोगों ने इस स्लाइड में क्या चर्चा कर ली है? अब आपको एक सुपरफास्ट मारते हैं रिवीजन। तो मध्य पाषाण काल में हम लोगों ने क्या जनक देखे? माइक्रोलिथ, ज्यामिति, दाब टेक्नोलॉजी। और इसमें मध्य पाषाण काल में बर्फ वगैरह पिघली, संधियाँ वगैरह बनी है। बड़े बड़े जानवर विलुप्त हो गए, छोटे छोटे जानवर आए, तो छोटे छोटे समुदाय में मनुष्य रहने लगा। कुत्ते को पालतू पशु बनाया। युग्म समाधि मिली। सही है। आभूषण के मालाएं पहनी मिली। एक स्त्री कंकाल। ये सिलबट्टा और अनाजों का संग्रह याद रखना है आपको। अन्नागार याद रखना है। लिपि का प्रयोग शुरू हो गया। अब दोस्तों हम लोग और याद रखते हैं कि मध्य पाषाण काल के जनक कौन थे? सी कार्लाइन। कहीं कहीं पे इसकी दोस्तों 10,000 ईसा पूर्व भी मिली होती है। दोस्तों मध्य पाषाण काल के अन्य क्या नाम है? तो इसे अनुपुरा पाषाण काल भी कहते हैं, आद्य नव पाषाण काल भी कहते हैं, संक्रमण काल भी कहते हैं। तो ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं। और ये संक्रमण काल क्यों कहते हैं? हमने आपको बताया था कि इसमें ना ज़्यादा सर्दी थी ना ज़्यादा गर्मी, क्योंकि पूरा पाषाण काल में क्या था? बर्फ अधिकांश जमी थी। नव पाषाण काल में क्या है? गर्मी गर्मी बढ़ रही है, आज तक बढ़ रही है।
तो इस तरीके से अब आपको इसके इसके उपकरणों को दोस्तों क्या कहते हैं, माइक्रोलिथिक लघु पाषाण उपकरण, ये भी आपको हम बता चुके हैं। दोस्तों इस काल को आद्य नवपाषाणिक काल भी कहा जाता है। किसे? मध्य पाषाण काल। अगर प्रश्न दोस्तों एग्जाम में आए किस काल को आद्य नवपाषाणिक काल कहा जाता है, तो आपको क्या टिक मानना है? मध्य पाषाण काल। तो आद्य मतलब पुराना या पहले, और नवपाषाण काल से पहले कौन आएगा? मध्य पाषाण काल। अब दोस्तों ये भी प्रश्न हम आपको बता चुके हैं कि इस काल में लघु उपकरणों की खोज सर्वप्रथम किसने की? सी कार्लाइन ने, इसलिए इन्हें जनक कहा जाता है। अब दोस्तों इन्होंने ये खोज कहाँ से की? तो इन्होंने बिंद क्षेत्र से। प्रश्न क्या बनेगा कि सी एल कार्लाइन ने इन उपकरणों की खोज किस क्षेत्र से की थी? तो दोस्तों बिंद क्षेत्र से। अगला प्रश्न दोस्तों आपको ये भी याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और क्लीन बोल्ड हो जाते हैं अच्छे अच्छे लोग जब आते हैं, फिर लोग यही कहते हैं कहाँ से आया। तो प्रश्न क्या दोस्तों बनेगा कि दक्षिण एशिया की प्राचीनतम माइक्रोलिथिक टूल्स फैक्ट्री, या हिंदी में इसे अगर लिखा होगा तो लघु पाषाण उपकरण कारखाना के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो दोस्तों ये ज्वालापुरम, ज्वालापुरम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। तो आपको इस स्लाइड में क्या याद रखना, ये आपको आद्य नवपाषाणिक काल किसे कहते हैं? सी कार्लाइन याद रखना, बिंद क्षेत्र से इन्होंने उपकरण खोजी की। और ये ज्वालापुरम बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये याद रखना। अब ज्वालापुरम से और क्या प्रश्न पूछे गए उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों ये एक प्रश्न ये पूछा जा चुका है असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में कि मध्य पाषाण काल के संदर्भ में दक्षिण एशिया की प्राचीनतम सुनिश्चित तिथि के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों इसका आंसर है ज्वालापुरम। तो ज्वालापुरम दोस्तों ये कहाँ है? कुर्नूल जिला पड़ता है आंध्र प्रदेश में ये। तो आप फिर से एक बार प्रश्न को ध्यान से देखिए कि मध्य पाषाण काल के संदर्भ में दक्षिण एशिया की प्राचीनतम सुनिश्चित तिथि के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? मतलब ये प्रश्न ये कह रहा है कि पहला स्थान ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ मध्य पाषाण काल से रिलेटेड प्राचीनतम तिथि निर्धारित की गई है कि यानी यहाँ से मध्यकाल शुरू होता है? तो वो दोस्तों ज्वालापुरम है। अब दोस्तों मैंने आपको अभी बताया था कि पशुपालन का भी साक्ष्य शुरू हो गया था। तो ये पशुपालन का साक्ष्य अगर प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है कि पशुपालन का साक्ष्य कब कौन से युग में शुरू हुआ, तो उसमें ऑप्शन होता है पुरा पाषाण काल, नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। तो पशुपालन कब शुरू हुआ? मध्य पाषाण काल। और दोस्तों कृषि का कब शुरू हुआ? तो वो नव पाषाण काल है। तो दोस्तों पशुपालन शुरू हुआ, तो पशुपालन के साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त होते हैं? तो दो स्थान से प्राप्त होते हैं, ये दोनों एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। घटना चक्र में भी ये कहाँ है? बागोर, बागोर दोस्तों राजस्थान में है। आदमगढ़ कहाँ है? मध्य प्रदेश। तो आपको ये दोनों स्थान याद रखने हैं। और जो दोस्तों अभी हमने चर्चा की थी कि मध्य पाषाण काल के उपकरण प्राप्त हुए हैं, तो इन उपकरण की लंबाई कितनी दोस्तों? 1 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर, ये भी आपको याद रखना है। और मध्य पाषाण काल के उपकरणों को क्या कहा जाता है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, माइक्रोलिथ, या इन्हें लघु पाषाण उपकरण भी कहते हैं, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये सब एग्जाम में वन लाइनर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, वही मैं आपको यहाँ पे कलेक्शन करके हम लोग चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों अगला प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत में प्राचीनतम लघु पाषाण उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों पाटड़े, पाटड़े याद रखना है। पाटड़े ये कहाँ है? महाराष्ट्र में। आप लोग मुझे बताइए शुतुरमुर्ग का, जो शुतुरमुर्ग का क्या मतलब कौन सा चीज़ यहाँ पे, कौन सी वस्तु शुतुरमुर्ग की पाटड़े से मिली थी? जिन लोगों ने पिछला वाला वीडियो देखा है वो लोग कमेंट करके बताएं। तो अगर प्रश्न पूछा जाए कि भारत में प्राचीनतम लघु पाषाण उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए, तो पाटड़े से। दोस्तों अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि पूरा पाषाण काल में जहाँ औजारों में क्वार्टजाइट की बहुलता थी लेकिन मध्यकाल में किसकी थी, तो यहाँ पे दोस्तों चेल्सीडोनी, कैल्सीडोनी भी इसे कहते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या, जो ये यहाँ पे जो मध्य पाषाण काल में जो उपकरणों का प्रयोग किया गया वो किस पत्र, कौन से औजार थे, तो कुछ चेल्सीडोनी। तो आपको ये चेल्सीडोनों की याद रखना है। अगला दोस्तों अब चेल्सीडोनी औजार ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बागोर से प्राप्त हुए हैं। चोपनी मांडो से, अन्नागार वाला मैंने आपको बताया था वो है, सराय नारायणहेर और महदा से। दोस्तों आपको मध्य पाषाण काल से ये भी पॉइंट याद रखना है, ये सिर्फ याद रखना है, आपको चर्चा करे ले रहे हैं कि इसमें धनुष बाण, लकड़ी की डोंगी की निर्माण, भारत में मानव अस्थिपंजर सर्वप्रथम इसी काल में मिलते हैं। किसमें? मध्य पाषाण काल में। और इस काल में दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट क्या शुरू होता है कि इसमें दफनाने की प्रथा जो शवों को दफनाने की प्रथा है, और कब्र निर्माण का भी शुरुआत हो गया। दोस्तों मैंने आपको बताया था दफनाने की प्रथा उच्च पूरा पाषाण काल में भी शुरू हो गई थी, लेकिन वो उतने व्यापक रूप पे नहीं थी दफनाने की। लेकिन मध्य पाषाण काल में यहाँ पे प्रॉपर रूप से दफनाने की प्रथा भी शुरू हो गई और कब्र निर्माण की शुरुआत हो गई। दोस्तों जिन लोगों ने अभी निम्न पूरा पाषाण काल का वीडियो ना देखा है तो वो लोग जरूर देखें, क्योंकि उनसे उन्हें उसमें बहुत फ़ायदा होगा। और दोस्तों जिन लोगों को मेरी स्पीड पढ़ाने की अगर तेज़ लग रही है तो वो अपना स्पीड स्लो कर सकते हैं।
प्लेबैक स्पीड अपनी स्लो कर सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे कि मध्य पाषाण काल का प्रसार कहाँ कहाँ था। तो दोस्तों ये कहाँ था, पश्चिमी क्षेत्र में था, दक्षिणी क्षेत्र में था, मध्य क्षेत्र में था। वैसे ये इंडिया का क्षेत्र है तो दक्षिणी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र। तो पश्चिमी क्षेत्र में आता है राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र। तो इसमें कौन कौन से राज्य आएंगे, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र। तो दोस्तों इसमें राजस्थान में कौन कौन सा आएगा, बागोर आएगा। ये आप लोग प्रश्न इसका स्क्रीनशॉट लेके देख लीजिएगा कि कौन कौन से स्थान है, क्योंकि एक एक पॉइंट बताए कोई फायदा नहीं। तो बागोर की हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे आगे। लगनाज जो गुजरात में, इसकी भी चर्चा करेंगे। एग्जाम में सीधे सीधे नेट के एग्जाम में पूछा जा चुका है। बागोर, लगनोज वगैरह 4-5 स्थान दिए थे, पूछा गया कि कौन से काल के हैं, तो उसमें ऑप्शन क्या लगाना है, मध्य पाषाण काल। तो दोस्तों ये याद रखने हैं, महाराष्ट्र में खंडीवाली और पाटणे हैं। पश्चिमी दक्षिणी क्षेत्र में कौन से राज्य आते हैं, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो इसमें ये आपको नाम भी याद रखने हैं। आंध्र प्रदेश से नागार्जुनी कोंडा, जालापुरम, गिदलूर, रेणीकुटा। तो आप ये सब लोग नाम देख लीजिएगा। मध्य प्रदेश, मध्य क्षेत्र से कौन सा आता है, मध्य प्रदेश। इसमें आएगा जम्मू द्वीप, जोरोथी द्वीप, आदमगढ़, भीमबेटका। तो ये दोस्तों आपको क्या एग्जाम में होगा कि आपको 4-5 जगहों के नाम दे दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि ये किस काल से संबंधित है। तो ऐसे ही एग्जाम में ये पूछा भी जा चुका है। तो आप ये प्रसार क्षेत्र, इसके बाद और कौन कौन से प्रसार क्षेत्र हैं, पूर्वी क्षेत्र है। तो पूर्वी क्षेत्र में क्या है, बिहार, झारखंड, बंगाल। तो आप लोग ये स्थान भी देख लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों कौन से हैं, ऊपरी विंध्य क्षेत्र, उत्तर प्रदेश। तो ये इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, क्लीन बोल्ड होने वाला। अब यहाँ से निकलेंगे प्रश्न। तो देखो बेलन घाटी दोस्तों मिर्जापुर में स्थित है, किससे संबंधित है, मध्य पाषाण काल। और इसमें कौन कौन सी जगह, मोराना पहाड़, बघई खोड़, लेखिया। ये लेखिया वाला भी प्रश्न दोस्तों पूछा जा चुका है। कुंडी डी, मजगवा, महूली, लोना माटी, कपासी कला, भदऊ कला। और बेलन घाटी दोस्तों में कौन सी जगह है, चोपनी मांडो, संत कबीरदास नगर, लहुरा देव। लहुरा देव आपको इसलिए याद रखना है कि यहाँ पे सबसे प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य मिले हैं। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं मध्य गंगा घाटी। तो मध्य गंगा घाटी से कौन सा जिला प्राप्त हुआ है, प्रतापगढ़। यहाँ सराय, नाहन है, महदा और दमदमा से। अब दोस्तों हम लोग चलते हैं क्लीन बोल्ड होने वाले टॉपिक पे, महत्वपूर्ण मध्य पाषाणिक पुरा स्थल और उनकी विशेषताएं, क्योंकि इनसे लगातार पूछे जा रहे हैं प्रश्न। कौन कौन से जगह है, पहला तो है बागोर। तो बागोर कहाँ है, राजस्थान में। तो हम लोग ये तो चर्चा कर ही चुके थे, यहाँ पे पशुपालन के साथ प्रयुक्त हुए। एक ये प्रश्न पूछा गया है कि बागोर किस नदी के किनारे है। तो आपको आंसर लगाना था वहाँ पे कोठारी नदी। कोठारी नदी किसकी सहायक नदी है, बनास की सहायक नदी है। और दोस्तों ये बागोर का उत्खनन किसने किया, तो ये बीएन मिश्र ने किया। और इनके सहयोगी कौन रहा है, एल एस लेनिक्स। एल लेनिक्स किस कहाँ के थे, जर्मनी के थे। अब दोस्तों बागोर से और क्या क्या प्रश्न पूछे जा चुके हैं। सबसे पहला तो यही प्रश्न पूछा गया कि भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल कौन सा है। तो अच्छे अच्छे क्लीन बोल्ड हो जाएंगे। तो कौन सा है, बागोर है। अगला प्रश्न ये भी पूछा जा चुका है कि पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ, तो बागोर से प्राप्त हुआ। इसमें भी क्लीन बोल्ड होते हैं लोग। अब दोस्तों आपको ये भी याद रखना है, ये भी पूछा जा चुका है कि किस मध्य पाषाणिक स्थल से मध्य पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल और लोह युग की साक्ष्य मिले हैं। तो दोस्तों बागोर से मिले हैं। आपको ये ताम्र और लोह युग है। दोस्तों आपको ये भी पॉइंट याद रखना है कि यहाँ से बागोर से कसाई खाना के साथ फर्श बनाने के पत्थरों का प्रयोग किया गया है। यहाँ एक भाला, 3 बाण, घास फूस की झोपड़ियों के साथ मिले हैं। सिल लोड़े के साथ मिले हैं। गदा शीर्ष आदि के प्रमाण मिले हैं। दोस्तों आपको ये याद रखना है पॉइंट, ये एग्जाम में पूछा गया है कि बागोर से प्राप्त सूक्ष्म पाषाण मुख्यतः किससे निर्मित थे, तो क्वार्ट्ज से निर्मित थे। आप ये चेल्सीडोनी मत मार दिएगा। तो यहाँ पे एक क्वार्ट्ज याद रखना है। अब दोस्तों ये भी पूछा जा चुका है कि बागोर से कितने मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, 4। तो ये दोस्तों इतने बागोर से प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो आप लोग इनका नोट कर लीजिए, जो लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वो लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। दोस्तों लगनाथ से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2। कौन कौन से, एक तो इसमें मुड़ी हुई अवस्था की समाधि स्थल कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो उसका आंसर है लगनाथ। और यहाँ से 14 मानव कंकाल और तांबे का चाकू भी मिला है, ये भी आप याद रखिएगा। अब दोस्तों बलुआ टीला होते हैं, जिन्हें टेरीपुरा स्थल भी कहते हैं। ये बलुआ टीले दोस्तों कहाँ स्थित हैं, और ये राख के टीले वगैरह हम लोग डिटेल से अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों ये बलुआ टीले हैं तिरुनेलवेली। ये तिरुनेलवेली जिला कहाँ का है, आंध्र प्रदेश में। और इसकी खोज बलुआ टीले की किसने की, रावसफोर्ड। तो आप ये लगनाज और बलुए पत्थर से रिलेटेड याद रखिएगा। अब दोस्तों निकलता है क्लीन बोल्ड होने वाला टॉपिक, और बहुत डेप्थ में हम इससे आपको चर्चा कराएंगे। क्यों, क्योंकि इससे पूछे जा रहे हैं लगातार प्रश्न। क्या प्रश्न पूछा जाता है, नंबर 1 तो यही पूछा गया है कि भीमबेटका कहाँ है। तो आप बहुत लोग लगा दिए भोपाल। भोपाल नहीं,
भोपाल के पास है रायसेन, पहले रायसेन जिला था, अब भोपाल है। तो रायसेन जिला या रायसेन मध्य प्रदेश में। और ये भीमबेटका की खोज किसने की? तो दोस्तों विष्णुधर बाकड़ ने की थी। दोस्तों विष्णुधर एग्जाम में जल्दी नाम नहीं लिखा होता है, एग्जाम में लिखा होता है बाकड़कर। तो आपको ये बाकड़कर तो याद ही रखना है। लेकिन ये भीमबेटका की गुफाओं की खोज किसने की? विष्णुधर बाकड़ ने। कब की? 1957, देश के आज़ादी के बाद। इसीलिए इन्हें दोस्तों भारत में पाषाण काल का पितामह कहा जाता है। किसे? विष्णुधर बाकड़कर को। तो आपको ये भी याद रखना है। और दोस्तों ये पितामह लिखा है, अगर पाषाण काल का पिता पूछा जाए तो कौन है? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि मैंने स्टोन एज का जनक किसे कहा है। जिन लोगों ने पिछला वीडियो देखा है वो लोग कमेंट करके बताएं कि स्टोन एज का जनक कौन है। यहाँ पे क्या है? स्टोन एज के पितामह हैं। तो इन्हें पितामह किसे कहा जाता है? विष्णुधर बाकड़कर को। अब दोस्तों भीमबेटका से क्या निकलते हैं क्लीन बोल्ड होने वाले प्रश्न? ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, यूथ कंपटीशन की बुकलेट में है कि भीमबेटका में प्राचीनतम जो चित्र दोस्तों मिले हैं उसमें किस रंग का प्रयोग नहीं हुआ? तो दोस्तों इसका आंसर है नीला। जो भीमबेटका में चित्र वगैरह मिले हैं तीर भाला वाले, तो उसमें दोस्तों नीला रंग का प्रयोग नहीं हुआ। और वो चित्र कौन कौन से थे दोस्तों? एक तो बराह का चित्र मिला है। एक गणेश की सबसे प्राचीनतम चित्रांकन कहाँ हुआ है? अगर प्रश्न पूछा जाए कि गणेश का प्राचीनतम चित्रांकन कहाँ हुआ, तो भीमबेटका। और बराह के चित्र का सबसे पहले चित्रांकन कहाँ हुआ? भीमबेटका। अब कुछ आपको ऐसे नॉलेज के लिए कुछ पॉइंट और बताते हैं। दोस्तों इन चित्रों का निर्माण उच्च पुरा पाषाण काल से ही प्रारंभ हो गया था, लेकिन सर्वाधिक संख्या में मध्य पाषाण काल के चित्र मिलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि भीमबेटका में सिर्फ मध्य पाषाण काल के चित्र मिले हैं, नहीं, उच्च पुरा पाषाण काल के भी चित्र मिलते हैं, लेकिन सर्वाधिक मध्य पाषाण काल में मिलते हैं। इसीलिए जब प्रश्न आता है कि चित्रकारी कब शुरू हुई थी, तो उसमें आंसर लगाना होता है मध्य पाषाण काल। क्यों? सर्वाधिक संख्या में इसी मिलते हैं। और दोस्तों क्या है, इससे प्रश्न पूछा जा चुका है कि यहाँ से कुषाण और गुप्त काल के ब्राह्मी अक्षरों के अभिलेख भी मिलते हैं। ये बहुत क्लीन बोल्ड होने वाला प्रश्न है कि प्रश्न यही आएगा कि कुषाण और गुप्तकालीन सबसे प्राचीन ब्राह्मी लिपि के अभिलेख कहाँ मिलते हैं? तो दोस्तों भीमबेटका। तो आपको ये भी याद रखना है। और भीमबेटका से और क्या है? अंत्येष्टि के भी साक्ष्य मिलते हैं। तो ये आपसे को रिलेटेड भीमबेटका से इतने अभी तक प्रश्न पूछे जा चुके हैं। और ये विष्णुधर बाकड़कर का नाम याद रखना है। इससे ज़्यादा आपको भीमबेटका से और कोई प्रश्न बनने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। अब दोस्तों ये जो एक मैंने अभी चर्चा की थी भीरवानपुर, तो ये एग्जाम में आया था, भीरवानपुर का उत्खनन किसने किया है? तो ये एसएससी में पूछा गया है, बीबी लाल। और दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि उत्तर प्रदेश के मध्य पाषाणिक स्थल लेखिया का उत्खनन किसने किया? क्योंकि लेखिया का एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये दोस्तों है बीडी मिश्र। तो आप लोग ये बीबी लाल और बीडी मिश्र कन्फ्यूज मत होइएगा, इसको रट्टा मान लीजिएगा। अब दोस्तों उत्तर प्रदेश का एक स्थान है लहुरा देव। लहुरा देव दोस्तों कहाँ है? संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में। तो लहुरा देव से क्या प्रश्न पूछे जा चुके हैं? एक तो ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो लहुरा देव से। तो आपको एक ये याद रखना है। एक प्रश्न दोस्तों ये भी पूछा चुका है कि चावल के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो लहुरा देव। लहुरा देव से दोस्तों ये दो प्रश्न पूछे गए हैं, आप लोगों को याद रखना है कि लहुरा देव संत कबीरदास नगर में, संत कबीर नगर में है। और कृषि के भी प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। और ये चावल के भी। इससे पहले दोस्तों आंसर कौन होता था? मेहरगढ़। अब दोस्तों चौपानी मांडो से क्या प्रश्न पूछे गए हैं? तो दोस्तों ये प्रश्न पूछा जा चुका है और ये आपकी जानकारी के लिए बताया जा रहा है। क्या ये चौपानी मांडो कहाँ है? बेलन घाटी। बेलन घाटी कहाँ है? इलाहाबाद। और चौपानी मांडो की खोजकर्ता कौन है? बीडी मिर्स। और ये प्रश्न क्या पूछा गया था? प्रश्न ये पूछा गया था कि पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल के बीच संक्रमण अवस्था का प्रतीक किसे माना जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर क्या है? चौपानी मांडो। तो आपको ये याद रखना है। चौपानी मांडो से दोस्तों और क्या क्या साक्ष्य प्राप्त होते हैं? नंबर एक, मधुमक्खी के छत्ते का, ये भी दोस्तों पूछा जा चुका है, इसमें भी लोग क्लीन बोल्ड हो जाते हैं कि मधुमक्खी के छत्ते के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? चौपानी मांडो से। जैसे 13 झोपड़ियों के साक्ष्य, मधुमक्खी के छत्ते के साक्ष्य नहीं, मधुमक्खी के छत्ते के साक्ष्य की जैसे झोपड़ियों के है। यही प्रश्न था कि 13 झोपड़ियों के साथ मधुमक्खी के छत्ते के आकार की छत्ते जैसी झोपड़ियों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? मधुमक्खी के छत्ते आकार जैसी 13 झोपड़ियों के साथ चौपानी मांडो से मिले हैं। यहाँ से जंगली चावल मिले हैं, हस्त निर्मित मृदभांड मिले हैं, अन्नागार के साक्ष्य मिले हैं। दोस्तों आपको एक ये भी प्रश्न याद रखना है कि किस स्थल से मृदभांड संसार के प्राचीनतम साक्ष्यों में से एक है? तो चौपानी मांडो। आपको ये इतने चौपानी मांडो से प्रश्न याद रखने हैं, ये संक्रमण अवस्था और ये मधुमक्खी के छत्ते जैसे 13 झोपड़ियों के साथ। अब दोस्तों चलते हैं सराय नहर से क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं।
तो सराय नहर से ये दोस्तों 5 प्रश्न बेसिकली पूछे गए हैं और पांचों ये इंपॉर्टेंट हैं। नंबर 1, मानवीय आक्रमण का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ है? सराय नहर। 14 समाधान प्राप्त हुए हैं, 8 गर्द चूल्हे प्राप्त हुए हैं, एक कब्र में एक साथ 4 मानव कंकाल दफनाने की, ये भी पीजीटी में पूछा जा चुका है, तो आप ये भी याद रखिए। यहाँ से दोनों ओर धार वाली छुरी, अस्त निर्मित बाण, दंत रोग और चक्की के समान उपकरण प्राप्त हुए हैं। सराय नहर रहर से पुरुष और स्त्रियों दोनों के अपेक्षाकृत लंबे कद हैं, तो आपको ये याद रखने हैं। इन पॉइंटों के अलावा आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग चर्चा करेंगे मदहा से क्या प्राप्त हुआ। तो मदहा से एक तो बूचड़ खाना के साक्ष्य प्राप्त हुए। तो प्रश्न यही एग्जाम में पूछा गया है कि बूचड़ खाने के साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए हैं, तो उसका आंसर दोनों है मदहा। और क्या यहाँ से मिला है? मदहा से 45 गर्त चूल्हे, सिललोड़ा, स्तंभ गर्त, हड्डी से निर्मित तिराग्र, अंगूठी, सिलबट्टे, भारी चक्की एवं ऑस्टियो आर्थराइटिस के साक्ष्य मिले हैं दोस्तों। और एक मदहा से भी मैंने आपको पिछली स्लाइड में क्या बताया था, युग्म समाधियाँ मिली हैं, अर्थात स्त्री पुरुष को एक एक साथ साथ दफनाने की परंपरा मिली है, यानी संस्कृति का विकास हो चुका था। सींग और श्रृंग निर्मित कुंडल मिले हैं, मुद्रिकाएं पहने हुए 13 मानव कंकाल मिले हैं। मदहा से ही दोस्तों और क्या मिला है? सींग और श्रृंग के आभूषण मिले हैं, सराय नहर की तुलना से सबसे अधिक हैं। और क्या मिला है? इसमें 28 कब्रों में 30 व्यक्तियों को दफनाया गया है। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है। यहाँ से दोस्तों एक महिला कंकाल मिला है, महिला कंकाल के एक सींग के साथ एक बाण और कछुआ की खोपड़ी मिली है। आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। और यहाँ से दोस्तों एक वयोवृद्ध व्यक्ति का कंकाल भी मिला है, ये भी याद रखना है। तो दोस्तों मदहा से क्या क्या मिला था वो भी चर्चा कर चुके हैं। अब दोस्तों हम लोग चर्चा करते हैं दमदमा। तो दमदमा ये किस नदी के किनारे है? ये एग्जाम में पूछा जा चुका है पीजीटी के, एमपी के पीजीटी में। तो ये दमदमा कहाँ है? सही नदी के किनारे है। और दोस्तों ये यूजीसी नेट में पूछा जा चुका है कि 41 मानव समाधान कहाँ से मिले हैं। और अच्छे अच्छे लोग यहाँ पे गलत करके आए हैं, सराय नहर लगाया, कोई मदहा लगाया, लेकिन इसका आंसर क्या आया? दमदमा। तो आपको एक ये याद रखना है, एक सही नदी वाला याद रखना है। फिर दोस्तों आपको एक याद रखना, लगनाज की तरह यहाँ से भी मुड़े हुए समाधान मिले हैं, कहाँ से? दमदमा से। ये भी दोस्तों एग्जाम में पूछा जा चुका है कि एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल, जिसे त्रिमानव समाधि भी कहते हैं, और हाथी दांत की लटकन मिला है। तो ये त्रिमानव समाधि वाला एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों दमदमा में और क्या है कि दमदमा में सभी जितनी भी कब्र मिली हैं वो पश्चिम पूर्व या पूर्व पश्चिम दिशा में बने थे, अर्थात सूर्योदय और सूर्यास्त से संबंधित थी, तो आपको याद रखना है। दोस्तों दमदमा में जो लोगों ने पीली मिट्टी की क्या की है? दोस्तों ने दमदमा में लोगों ने पीली मिट्टी को ही खोद कर निवास स्थल, गर्त चूल्हे और मृतकों के लिए समाधान बनाया था, तो आपको ये भी याद रखना है। और दमदमा में लोगों ने क्या किया? अंगीठी और आग से पके हुए फर्श के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? दमदमा से। घरेलू दान के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? दमदमा से। दोस्तों आपको ये और याद रखना है कि ऊँट की हड्डियों की प्राप्ति किस मध्य पाषाण कालीन से स्थित? तो ये दोस्तों है कनेवल। और अच्छे अच्छे लोग होंगे इसमें बोल्ड। क्या क्या याद रखना है कि ऊंट की हड्डियों की प्राप्ति किस मध्य पाषाण कालीन स्थल से प्राप्त हुई है? तो दोस्तों कनेवल। दोस्तों उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग चर्चा करते हैं किस पे चर्चा की हमने, फिर हम आपको आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने आपको बताया कि ये मध्य पाषाण काल के जनक माइक्रोलिथ, ज्यामिति, दाब टेक्नोलॉजी, और ये यहाँ पे बर्फ़ पिघलने लगी इसलिए ये सब खाड़ी वगैरह बनी, बड़े बड़े जानवर विलुप्त हो गए, छोटे छोटे जानवर आ गए, रिश्ते नातों की उत्पत्ति हुई, युग्म समाधियाँ मिली। ये एक स्त्री कंकाल मिला जिसे गले में हिरन के सींग से, दमादबा, सिलबट्टा, लोड़ा आजाद का संग्रह मिला, अन्नागार के साक्ष्य मिले, लिपि का प्रयोग शुरू हुआ। इन्हें क्या क्या कहते हैं? बिंद क्षेत्र, माइक्रोलिथ टूल, ज्वालापुर याद रखना है। और आपको बागोर और आदमगढ़ याद रखना है, 1 से 5 सेंटीमीटर याद रखना है। पाटड़े याद रखना है। ये स्थान याद रखने हैं कहाँ कहाँ से। फिर आपको ये जो मुख्य स्थान कौन कौन से याद रखने हैं? बागोर याद रखने हैं, लंगनाज याद रखना है, बलुआ टीले याद रखना है, भीमबेटका याद रखना है, विष्णुपुर बाकड़ याद कर रखना है, लहुरा देव याद रखना है, चोपनी वांडो याद रखना है। चोपनी वांडो से क्या क्या मिला ये याद रखना है। सराय नाहर राय याद रखना है, महदहा याद रखना है, और दमदमा याद रखना है, और ये कनेवल याद रखना है। दोस्तों आपको मध्य पाषाण काल से रिलेटेड हम लोगों ने सब चर्चा कर ली है। दोस्तों जिन लोगों को कंटेंट और वीडियो अच्छा लगे, वो जिन लोगों ने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो वो सब्सक्राइब कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, और लाइक करना दोस्तों ना भूलें अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है। दोस्तों इस चैनल को अन्य दोस्तों को भी सजेस्ट करें, जिससे मुझे काफ़ी कुछ नया करने की प्रेरणा मिलती रहती है। तो दोस्तों अब अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे नव पाषाण काल।
इसके बाद फिर नवपाषाण काल के बाद दोस्तों हम लोग लास्ट वीडियो में जितने भी नवपाषाण काल से प्रश्न आए हुए हैं वो सब पॉइंटर में एक बार सॉल्व कर लेंगे, एक भी आपका प्रश्न पिछले साल का नहीं बचेगा। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे।